सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए सबसे पहले हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आइए ध्यान दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। थोड़ा सा मेरे दोस्त आप लोग का हल्का सा जूम कम करता हूं जिससे कि सब स्पष्ट दिखे। गर्म पानी। आइए पहला सवाल कहता है हंसों के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने को तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष बचे दो पानी में तैर रहे हैं। क्या कहा? जो संख्या है हंसों की उसके वर्गमूल का 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं और दो गो जो बचे हैं वो पानी में तैर रहे हैं। तो हंसों की संख्या क्या होगी? मैं तो कहूंगा ऑप्शन से ही चलो। अब देखो मेरे दोस्त, अगर हम आपको ऑप्शन कौन लेना है, वो ऑप्शन लेना है जिसका वर्गमूल निकलेगा। तो पहला ऑप्शन लेके चलते हैं 16। तो अगर हंसों की संख्या 16 है तब तो क्या कहा, जितने हंस हैं उसके वर्गमूल का 7/2 गुना। तो मेरे मित्र कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 14। कहा ये सभी लोग खेल रहे हैं। ठीक है। तो मेरे दोस्त जो हंसों की संख्या है उसके वर्गमूल का 7/2 खेल रहे हैं। अब आप ही बताइए 16 में से 14 अगर खेल रहे हैं तो फिर बच गए दो, और क्वेश्चन कहा कि यही दो पानी में तैर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर दिया। हंस की संख्या के वर्गमूल का 7/2 खेल रहे हैं, यानी 14 खेल रहे हैं। अब 16 में 14 खेलेंगे तो बचेंगे क्या? दो, और यही दो तैर रहे हैं। देखिए कह रहा है ना कि दो पानी में तैर रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन को पूरी तरह सेटिस्फाई कर दिया। अतः ही इस क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब मेरे दोस्त हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए ये हमारा 4 है, 9 है, 14 है, डॉट 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 254। सवाल हमसे कहा कि 10वां पद बताइए। तो a+9d यही हमारा 10वां पद है। ठीक है। और मेरे दोस्त अंतिम से 10वां पद बोला है, तो 10वां पद आपको इधर से बताना है। तो आप देखिए ये 5-5 बढ़ रहा है ना, तो 5-5 ही बढ़ रहा है, तो 5-5 बढ़ते हुए जा सकता है, 5-5 घटते हुए आ भी सकता है। तो आप इसमें 5 घटा दीजिए तो हो जाएगा 249। ठीक है। आज मेरे दोस्त अंतिम से 10वां पद चाहिए, तो पहला पद आपका 254 होगा। कॉमन डिफरेंस दूसरा पद और माइनस पहला पद, यहां से मेरे दोस्त आपको -5 नजर आएगा। ठीक है। अब आइए आराम से बैठाइए। तो उधर से पहला पद हमारा 254 हो गया है, और 9 गुने कॉमन डिफरेंस -5, ये 254 और -45 ये 209 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मेरे साथियों, मैं आपको हमेशा से ये बात कहता हूं कि पूरी प्लेटफॉर्म टीम आपकी सेवा में जार लगे हुई है, पूरा का पूरा पूरे ईमानदारी से। और इसी बीच मैंने आपको कहा है कि आपके टेस्ट में कुछ क्वेश्चन 11th-12th के भी रहते हैं, है ना। तो 11th-12th के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, और जिसको लेकर हम सभी के बीच, है ना, मैथ्स के सबसे अनुभवी शिक्षक आप जानते हैं कौशलेंद्र सर, जो आपको 11th-12th के लिए सेवा देते हैं। तो 11th-12th के कुछ क्वेश्चन हैं जिसको सर अभी सॉल्व करेंगे, और 5 से 10 मिनट के बाद मैं फिर आपकी सेवा में आ जाऊंगा। आइए सर, स्वागत है। देखिए, कुछ सवाल आपका +2 से रिलेटेड है, तो हम चाहेंगे कि इसको आप जरा कम समय में अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 16। कह रहा है कि x + y + z के पावर 10 में कितने पद हैं?
तो बहुत ज़्यादा समय रहता तो हम आपको बताते इसमें कि ये बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर से है, जिसमें आपके पास थ्योरी है कि a प्लस बी का पावर n रहे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा हो जाता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसमें 3 टर्म होगा, a प्लस बी का पावर 3 है तो इसमें 4 टर्म होगा। लेकिन बाइनोमियल का टर्म यदि स्पष्ट न हो तो ऐसे स्थिति में जब टर्म 2 से ज्यादा रह जाए तब ऐसे स्थिति में इनका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। यहां से आपको अलग रूप में जाना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका नहीं होता है। तो फिर यहां पर आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी सी। ऐसे स्थिति में आपको कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट में जाना पड़ता है। कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी के पावर 10 है तो इसको गिन लीजिए, इसको नंबर ऑफ टर्म्स कहेंगे और इसको r से लिखेंगे तो r का मान हो गया 3 और इसके पावर को हम n से लिखते हैं, n से। तो x प्लस वाई प्लस जेड का पावर अगर हम n समझें तब ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स बराबर होगा, यह देखिए n प्लस r माइनस 1 सी एन, n प्लस r माइनस 1 सी एन। सी मतलब होता है कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन यानी चुनना। तो n के जगह पर है आपका 10, r के जगह पर है 3 और ये तो 10 और 3 13 में से एक गया 12 सी और n के जगह पर हो गया 10। अब हो गया ये आपका 12 सी 10। तो एन सी आर का एक और फॉर्मूला होता है एन सी एन माइनस आर। चूंकि हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं इसलिए जल्दी में हम बता देते हैं। तो एन सी आर बराबर होगा एन सी एन माइनस आर यानी 12 सी 10 बराबर 12 सी 2। 12 सी 10 का मतलब हुआ 12 वस्तुओं में से 10 वस्तुओं को चुनना। तो 12 में से हम 10 चुने या 2 को छाट दें तो छाट देंगे तो 12 सी 2 के बराबर होगा यानी 12 गुने 11 बटा 2 यानी 11 छक 66। आंसर हो जाएगा आपका 66। आप लोगों का कंप्लेन था कि हम ज्यादा समझाते नहीं हैं इसलिए आप लोग हमसे थोड़ा सा परेशान रहते हैं। तो हम एक बार आपको फिर से बता दें कि x प्लस वाई प्लस जेड के पावर 10 में x प्लस वाई प्लस जेड के पावर 10 में आपको निकालना है पदों की संख्या। तो ये जो गिन रहे हैं इसको हम कहते हैं r। r का मतलब हो गया 3, एगो x एगो वाई एगो जेड और ये जो पावर है इसको लिखते हैं n से। तो पदों की संख्या का फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर। इसका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको प्रूफ करने में थोड़ा समय लगेगा। तो n का मान हो गया 10, 3 13 में से एक गया 12 सी आर का मतलब 10। अब 12 सी 10 मतलब 12 सी 2 यानी 12 गुने 11 बटा 2 यानी 66। तो आंसर हो गया 66। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि 3 बिंदु दिया हुआ है a 1 2 3 और b है -1 -1 -1 और c दिया हुआ है 3 5 7। तो ये 3D का सवाल हो गया। कह रहा है कि ये तीनों बिंदु क्या होगा, तीनों बिंदु क्या होगा। तो हम क्या होगा उसको छोड़ देते हैं। इन सबको चेक करने के लिए सबसे अच्छा है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप 2D में जानते हैं कि अगर x1 y1 और x2 y2 है तो इनके बीच का डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ z1 कर दें तो यहाँ z2 हो जाएगा यानी एक टर्म और हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जोड़ z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट। तो हम पहले निकाल लेते हैं ए बी मतलब हो गया 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो -1 -1 -2 का स्क्वायर 4
-1 -2 यानी -3 स्क्वायर 9, -1 -3 -4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और 9। रिपीट कर दीजिए एक बार। आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है, देख लिया गया, आवाज नहीं आ रही थी, समझ गए बात को। कौन से सवाल से आवाज नहीं आ रहा था जरा बताएंगे? किस सवाल से? इसी क्वेश्चन से, इसी क्वेश्चन से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम फिर से बता देते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं। आवाज नहीं आ रही थी, इस क्वेश्चन को हम फिर से बता देते हैं। देखिए 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है A 1 2 3, दूसरा पॉइंट है B -1 -1 -1, तीसरा पॉइंट है C है 3 5 7। अब आवाज क्लियर है क्या? ऑडियो और वीडियो दोनों ठीक है? जरा जल्दी से बताएंगे। तो देखिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम पहले निकाल लेते हैं ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच की दूरी होगी x1 - x2 का स्क्वायर यानी -1 -1 -2 का स्क्वायर यानी 4, -1 और -2 यानी -3 का स्क्वायर तो 9, -1 -3 यानी -4 का स्क्वायर यानी 16। तो ये हो जाएगा √29। इसी प्रकार से हम निकाल देंगे BC यानी 3 -1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर तो होगा 16, फिर 5 -1 यानी 6 का स्क्वायर यानी 36, 7 -1 यानी 8 का स्क्वायर यानी 64। तो 64 और 36, 64 6 70 और 30 16 100 और 16 116 को आप लिख सकते हैं 29 गुना 4 यानी 29√2। अब आप निकाल दीजिए AC। जैसे दो बिंदु के बीच का दूरी निकालते हैं 2D में, वैसे ही निकालते हैं 3D में। तो 3 -1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर 5 -2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 7 -3 यानी 4 का स्क्वायर। तो 16 4 20 और 9 29। अब आप देखिए कि AB और AC को अगर हम जोड़ दें तो AB + AC बराबर होगा √29 जोड़ √29 यानी 2√29 यानी 2√29 का मतलब हो गया BC यानी AB जोड़ AC बराबर हो गया BC यानी BAC। देखिए AB जोड़ AC बराबर BC, इसका मतलब ABC ये सब पॉइंट्स कोलिनियर है। पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर है। इसको हिंदी में कहते हैं संरेख है, संरेख है। हाँ ये 2√29 होगा, 2√29। अगले सवाल में चलिए, ये 29 गुना 4 हो गया तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा और √29 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी के 26 बड़े अक्षरों में से 3 अक्षर यादृच्छिक रूप से छांटे गए हैं। आउट ऑफ 26 कैपिटल लेटर्स इन इंग्लिश 3 लेटर्स आर सॉर्टेड। 3 लेटर को छांट दिया गया है, यानी 26 लेटर में से 3 को छांट दिया गया है एट रैंडम, अचानक से। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्सेंस ऑफ लेटर ए इन दिस सिलेक्शन, यानी छाटा गया अक्षर में ए न हो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो प्रोबेबिलिटी के सवाल में आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी बराबर होता है NE/NS, NE/NS, और NS का मतलब होता है जो हो सकता है वह सब। NS का मतलब हुआ जो हो सकता है वह सब, वह सब। तो 26 में से 3 छाटा गया है तो कुछ भी छाटा जा सकता है, यानी NS बराबर होगा 26 में से 3 चुनने के तरीके। अब सवाल कह रहा है कि इसमें से A न हो,
तो 26 गो लेटर था, इसमें से हम ए को हटा देते हैं तो बच जाएगा कितना, टोटल हो जाएगा 25। और चुन रहे थे 3 गो, लेकिन ए को हटा दिए हैं, तो अब चुनेंगे कितना, चुना जाएगा 2, चुना जाएगा 2। तो 25 में से 2 चुनने के तरीके कितने होंगे, 25 में से 2 चुनने के तरीके कितने होंगे, 25C2। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होगा, NE बटा NS, NE बटा NS। प्रोबेबिलिटी बराबर होगा NE बटा NS। तरह इस चयन में अक्षर ए के न होने की प्रोबेबिलिटी, अक्षर जो है वो ए नहीं है, इस बात की प्रोबेबिलिटी देखनी थी। तो ए नहीं होने का मतलब क्या हो गया, ए नहीं होने का मतलब हुआ कि जो अब 26 लेटर छांटे हैं उसमें से ए नहीं है, ए नहीं है। ए नहीं है तो ए मतलब हटा दिया, तो 26 में से ए हटा दिया तो बच गया 25। लेकिन चुनेंगे 3 ही, चुनेंगे 3 ही, तो 25C3 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होगा 25C3 बटा 26C3। 25C3 का मतलब हो गया 25 गुना 24 गुना 23 और बटा 3 का फैक्टोरियल। नीचे हो जाएगा 26 गुना 25 गुना 24 बटा 3 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा तो बच जाएगा 25 गुना 24 गुना 23 बटा 26 गुना 25 गुना 24। तो 25 24 कट गया तो बच गया 23 बटा 26, जो इसका आंसर है। इस सवाल को हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे, जरा समझिएगा बढ़िया से। फिर से एक बार क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी के 26 लेटर में से 3 लेटर को छाटा गया है, तो सैंपल स्पेस हो गया 26C3। और जिस बात को निकालना होता है उसको बोलते हैं इवेंट, इवेंट। तो सवाल में कह रहा है कि ए नहीं होनी चाहिए, तो 26 गो में से एक को काट दीजिए, तो एक को काट दीजिए तो बचा कै गो, 25 गो। इस 25 में से 3 चुने जाने की जो घटना होगी वो हो जाएगा इवेंट, यानी 25C3। और तब प्रोबेबिलिटी बराबर होगा NE बटा NS, यानी 25C3 बटा 26C3। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, लेकिन इसका शॉर्ट निकालने का होता है नीचे में जितना है उतना ही बार ऊपर वाले को घटाइए, यानी 25 गुना 24 गुना 23, यानी 3 बार घटते हुए क्रम में जाइए। और नीचे 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल आप जानते हैं 3 गुना 2 गुना 1 यानी 6 होगा। और नीचे में है 26C3, यानी 26 गुना 25 गुना 24 और 3 का फैक्टोरियल 6, ये कट गया। 25 गुना 24 भी कट गया, बच गया 23 बटा 26, यही आपका आंसर हो गया 23 बटा 26। अगला सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 2 3 का पावर x बाई 2 माइनस 3 बटा 3 का पावर x माइनस 9। देखिए x बराबर 2 रखने पर ऊपर में हो गया 3 का पावर 2 बटा 2 यानी 1, यानी 3 माइनस 3, नीचे हो जाएगा 9 माइनस 9। 0 बटा 0 को कहते हैं इनडिटरमिनेट। तो जब कोई फंक्शन x के किसी मान पर इनडिटरमिनेट हो जाता है तो उस फंक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए लिमिट नाम का टूल्स यूज किया जाता है। और लिमिट निकालने के लिए ढेर सारे तरीके हैं, अभी हम सिर्फ सवाल को आपको बता देते हैं।
ऊपर हो जाएगा 3 का पावर x/2 -3। यहां हम एल हॉस्पिटल रूल से भी बना सकते हैं, जल्दी बन जाएगा। 11-12 के विद्यार्थी रहते तो उनको हम एल हॉस्पिटल रूल से बनाते, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते। पर यहां हम आपको बता देते हैं छोटे मेथड में, दूसरे मेथड में। तो 3 के पावर x-9 को तोड़िए, इसको आप लिख सकते हैं 3 के पावर x/2 का स्क्वायर, अब -3 का स्क्वायर, तभी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस रूप में अगर आप तोड़ देंगे जल्दी में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दीजिए इसको, तो ये मिल जाएगा 3 का पावर x/2 प्लस 3 के पावर x/2 प्लस 3 इंटू 3 का पावर x/2 -3। अब ये कट गया। अब x का वैल्यू रख दीजिए, तो 1/3 का पावर x/2 यानी 2/2 यानी 1, अब प्लस 3 यानी 1/6, 1/6 इसका आंसर होगा। जो डिफरेंशिएशन जानते हैं वो दूसरे मेथड से सीख लीजिए। जो डिफरेंशिएशन जानते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, और 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 3 का पावर x log 3, और फिर x/2 का होगा 1/2। 3 के पावर x का होगा 3 का पावर x log 3, और 9 का हो जाएगा 0। तो देखिए log 3 से log 3 कट गया, ऊपर हो गया 3 का पावर x/2 और माइनस x इंटू 1/2, यानी 3 का पावर x हो गया है आपका कितना 2, तो 2/2 यानी 1 - 2 इंटू 1/2, यानी 3 का पावर -1 गुना 1/2, यानी 1/3 गुना 1/2, यानी 1/6। तो ये मेथड हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, ये ज्यादा अच्छा है डिफरेंशिएशन से, और ये है फैक्टराइजेशन से। जो आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उसको पकड़ लीजिए। येल हॉस्पिटल रूल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, आंसर मिल जाता है। इसके बाद वाला सवाल ये सब सर का ही है, ये सब सर का सवाल है, आपको अमरजीत सर पढ़ाएंगे, बताएंगे। हो गया है मेरा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आइए प्यारे साथियों, अब यहाँ से आपकी सेवा मैं आरंभ करता हूँ, और ध्यान से और शांतिपूर्वक आप लोग देखिए। आइए, तो मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था। अब मेरे दोस्त यहाँ से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमसे मांग रहा है, जिसके लिए इसने ये कहा है कि ए पी बराबर, मेरे मित्र सुनो, ए पी बराबर 3/7 ए बी। अगर मैं यहाँ से ए पी और ए बी को इस पार लेके आ जाऊं तो क्या ये हमारा 3/7 नहीं हो जाएगा? आप कहोगे हाँ सर। अब यहाँ देखो हो क्या रहा है कि मेरे मित्र हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है ना। एक पॉइंट हमारे पास ए है और एक दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है, ठीक है। ए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -2, -2 है, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 2, -4 है। इस पर कहीं एक पॉइंट पी है, ठीक है मेरे भाई, इस पर कहीं एक पॉइंट पी है। इस प्रकार की ए पी बराबर 3 हो जाए, तो आप ही बताइए, अगर ए पी हमारा 3 हो जाएगा और पूरा ए बी 7, तो पूरा ए बी 7 है ना, पूरा 7। अब पूरा 7 में अगर ये 3 है तो निश्चित तौर पर ये 4 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पी ने
पूरे ए बी को 3:4 में बांट दिया है, ठीक है। और हमें ये पॉइंट ऑफ इन ये मेरे तो सेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट मांग रहा है। तो आइए सेक्शन पॉइंट का जब हम x निकालते हैं तो mx2 प्लस nx1 और बाई एसी बंद कर दीजिए, पंखा स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ है, यहाँ 1 नंबर पर। नहीं, चलिए आइए ध्यान दीजिए, साउंड कम आ रहा है, साउंड आने लग जाएगा, ठीक है ना। लो, तो ये mx2 प्लस nx1 और बाई m प्लस n। ध्यान दो, mx2 करेंगे, ये आपका m है, ये आपका n है, तो mx2 तो 3 गुने 2 ये हमारा 6 हो जाएगा, प्लस nx1 तो 4 गुने -2 ये हमारा -8 हो जाएगा, बाई m प्लस n 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, ये फाइनली हो गया -2/7। इसी प्रकार अगर जब हम y निकालेंगे ना, my2 3 गुने -4 3 गुने -4 हो जाएगा -12, है ना, और प्लस ny1 तो 4 गुने -2 हो जाएगा आपका -8, ठीक है भाई। my2 प्लस ny1 जो माइनस के कारण माइनस हो गया है, बाई m प्लस n 3 प्लस 4 यानी हो जाएंगे -20 और बटे में मेरे मित्र 7। तो -2/7 और -20/7 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपके विभाजन सूत्र से क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जितने भी भाई इस क्लास को देख रहे हैं, मेरे दोस्त मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूं इन दिनों, लेकिन आप लोगों का प्यार और दुआ इस तरह से बना रहा तो मैं जल्द ही पूरी तरह से फिट हो जाऊंगा, लेकिन आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। आइए देखिए, हमें कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है बिंदु P और Q CA और CB को 2:1 में मेरे दोस्त बांटती है। तो बताइए इनमें से कौन सही होगा। हम देख रहे हैं कि एक चीज सारे ऑप्शन में कॉमन है और वो क्या है, एक क्यू। एक क्यू हमें सारे ऑप्शन में कॉमन नजर आ रहा है, तो हम एक क्यू लेकर ही चलेंगे, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कह दिया गया कि कौन सी हमारा 90 डिग्री है। तो अगर C 90 है, मैं इसे A कहता हूं, ठीक है भाई, इसे A कहता हूं, इसे B कहता हूं, तो A B और ये C पर हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। हमें क्या पता है कि P जो पॉइंट है वो CA पर है, ये CA ये मेरे दोस्त यहां पर हमारा एक पॉइंट है P, और Q जो पॉइंट है वो हमारा CB पर है, CB पर एक पॉइंट हमारा Q है। कह रहा है P और Q CB और CA और CB को 2:1 में, यानी CA को भी 2:1 में बांट रहा है और CB को भी 2:1 में बांट रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। आप कहोगे हाँ सर, अब आप इसको मिला दो, ये हमारा BP हो गया, ये हमारा AQ हो गया। मैंने आपको कहा ना एक क्यू सब में है, तो मेरे दोस्त मैं एक क्यू लेकर ही चलना चाहूंगा। अगर मैं एक क्यू लेकर चलना चाहूंगा तो मुझे इस समकोण त्रिभुज में चलना होगा, और जब मैं इस समकोण त्रिभुज में चलूंगा तो एक क्यू जो कि हमारा कर्ण है, एक क्यू स्क्वायर बराबर QC स्क्वायर और प्लस एक क्यू स्क्वायर बराबर QC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर प्लस हमारा AC स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मेरे मित्र, एक क्यू को ऐसे ही रहने दो बराबर, ये जो QC देख रहे हो, हम ये QC को क्या लिख सकते हैं। तो मेरे मित्र अगर हमें यहां से ध्यान से देखना, अगर हमें QC लिखना हो तो हम QC को क्या लिखेंगे, हमारा QC जो है ना, QC वो BC का पार्ट है। तो मेरे मित्र BC का कौन सा पार्ट है, हमारा QC जो है वो BC का कौन सा पार्ट है, तो हम कहेंगे QC हमारा 2 है। कितना के BC में, तो पूरा 3 के BC में, है ना भाई। यानी QC हमारा 2 है, कितना में, 3 में, यानी 2/3। तो 2/3 किसका, BC का, तो QC हो गया 2/3 BC का। अब मेरे दोस्त आप QC के जगह 2/3 BC बैठा दो, तो स्क्वायर होके हो जाएगा 4/9,
ये BC स्क्वायर और प्लस मेरे दोस्त हमारा AC स्क्वायर। आप एलसीएम लेंगे तो मेरे मित्र हमारा ये 9AQ स्क्वायर बराबर 4BC स्क्वायर और प्लस इसी 9 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे दोस्त ये हमारा 9AC स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा? बी, 9AQ स्क्वायर, 4BC स्क्वायर और 9AC स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा। मेरे दोस्त अब स्टॉक इन शेयर्स पढ़ाने का टाइम आ गया है। मैं आपको कल से परसों यानी कल या परसों दो में से किसी एक दिन स्टॉक इन शेयर्स आपको पढ़ा दूंगा। आओ चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब थोड़ा इसको देखिए, ये हमें कहता है कि दिए गए चित्र में PA और PB दो स्पर्श रेखा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, यानी जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये। ठीक है मेरे भाई, आप कहोगे हाँ जी सर। एक और बात मैं पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त, क्या अगर यहां पर हम सिर्फ इस त्रिभुज की चर्चा कर लें कुछ देर के लिए, सिर्फ इस त्रिभुज की, तो आप स्वयं मुझे एक बात बता दो, क्या अगर ये 60 है और ये दोनों भुजा बराबर है तब तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे? कहोगे हाँ। तब तो मेरे दोस्त 60 अगर ये हो गया तो बच गया 120। 120 जो बच गया ना इस 60 है, ये दोनों भुजा बराबर है तो बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोण 180, जिसमें ये 60 बच के 120 बराबर बराबर बांटेंगे तो 60-60 हो जाएगा। तब तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और यदि ये समबाहु त्रिभुज है तब तो 5 5 और 5 होगा, यानी ए बी का मान हमारा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये बीच में सर ने आपको मेरे मित्र सॉल्यूशन कराया। अब मेरे भाई हम यहां पर आते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। ये कॉस माइनस साइन प्लस वन, ये कॉस प्लस साइन माइनस वन, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको अंश में जाना है न्यूमरेटर में और देखना है कि साइन कॉस में कौन निगेटिव है। तो जब हम अंश में आते हैं तो हमारा साइन निगेटिव नजर आ रहा है, तो अंश में साइन कॉस में जो माइनस में रहेगा मेरे मित्र उसी से आपको ऊपर नीचे भाग देना है। तो आज हम देख रहे हैं कि अंश में साइन माइनस में है तो साइन से ही हमें ऊपर के प्रत्येक टर्म, ठीक है, और मेरे मित्र नीचे के प्रत्येक टर्म में हमें भाग देना होगा। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। अब ध्यान से देखना मेरे दोस्त, कॉस बाय साइन ये हमारा कॉट ए है, माइनस साइन बाय साइन ये हमारा मेरे दोस्त 1 हो जाएगा और प्लस ये 1 बाय साइन ये अपना कॉसेक हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आइए, देखिए कॉस बाय साइन ये मेरे दोस्त हमारा कॉट हो जाएगा, क्या कॉट हो जाएगा, और साथ ही साथ ये साइन बाय साइन ये हमारा 1 हो जाएगा और 1 बाय साइन ये हमारा कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो मेरे दोस्त, क्या इस फॉर्म में जब भी कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी कोई आपको दिखेगा, वही अगर वो कॉसेक कॉट या टेन सेक में रहेगा, कॉसेक कॉट या टेन सेक में रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप अंश में जाना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चिन्ह सहित उठा लेना है, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अंश में देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दुइयो है, कॉसेक है और कॉट है, वन तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसको कहते हैं? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो ऊपर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको चिन्ह सहित उठा लीजिए। कॉसेक भी हमारा प्लस में है और कॉट भी हमारा प्लस में है। मेरे दोस्त यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। टेन सेक में भी अगर क्वेश्चन रहेगा तो यही काम करिएगा, अंश में जाइएगा, रेशियो को चिन्ह सहित उठा के रख लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत कुछ करेगा तो कॉसेक को 1 बाय साइन लिखेगा और हाँ
चलिए ध्यान दीजिए, बहुत कुछ मेरे दोस्त करेगा ना, तो ये कॉसेक 1/sin और मेरे दोस्त कॉट हमारा कॉस बाय साइन, एलसीएम लेगा, ये साइन हो जाएगा, 1 प्लस कॉस हो जाएगा। ये होगा ऑप्शन में या ये होगा ऑप्शन में? तो इस वक्त मेरे दोस्त आपके ऑप्शन में कौन सा है? तो आप देख रहे हो कि ए बी सी, ए में हमारा ये है, बी में हमारा ये है। तो मेरे दोस्त हमारे पास जो रिजल्ट है वो कॉसेक माइनस कॉट लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो कायदे से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? कायदे से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। ठीक है, चलिए कायदे से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। ठीक है, क्या कोई समस्या है जरा सा भी, कहीं से भी? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। अरे यार, चलो मेरे दोस्त आओ। अब देखो कुछ भाई ने कहा है कि सर थोड़ा डिटेल में करा दीजिए, हम तुरंत करा देते हैं। अरे यार तुम लोग भी समझता है नहीं, ठीक है ना? अब एक दो परेशानी रहे तब तो ध्यान दो। कॉट ए +1 और माइनस कॉसेक है। देख लो, शॉर्टकट में किसी को समझ में नहीं आया, कोई कहेगा डिटेल में बताइए, तो लीजिए डिटेल में बता देते हैं। यहाँ देखो मेरे दोस्त, इस 1 का मान कॉसेक और कॉट में रखो। क्या रखोगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिसको डिटेल करोगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना? अब मेरे दोस्त यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, हमने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट कॉमन आ जाएगा। लो कॉसेक प्लस कॉट कॉमन कर लो, यहां से कुछ नहीं तो मेरे दोस्त क्या बचेगा? यहां से 1 बचेगा, बीच में माइनस है, ये कॉमन ले लिए हैं तो हमारा यहां पर क्या बचेगा? कॉसेक और माइनस कॉट, यही हमारा बच जाएगा वहां पर। ठीक है, अब ये बताओ क्या कि ये 1 और माइनस कॉसेक और माइनस माइनस प्लस कॉट, आप ये देख पाओगे कि मेरे मित्र 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, तो इससे तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेंगे? तो हमारे पास बच जाएंगे कॉसेक प्लस कॉट। इसलिए मैंने कहा डायरेक्ट उसको उठा लो, या तो ये आंसर में होगा या तो ये आंसर में होगा। ठीक है, अब जिसे डिटेल देखना था आप डिटेल देख चुके हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर, इसको देखिए, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिस वृत्त की परिधि 44 है? ठीक है, तो एक वृत्त की परिधि दे दिया है और उसी वृत्त के चतुर्थांश का एरिया मांग रहा है। चतुर्थांश का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जिस वृत्त के चतुर्थांश का एरिया मांगा है उस वृत्त का परिधि
यानी 2 पाई आर दिया हुआ है 44, यहां से आर आएगा 7। अब मेरे दोस्त आर अगर 7 आएगा तो 1/4 22/7 इस 7 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 चला गया। ठीक है भाई, ये 2 हमारा, ये हमारा 11 हो गया है। तो मेरे दोस्त ये हमारा 38.5, ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आपको होगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए मेरे दोस्त, इसको देखते हैं ये क्या है। एक ठोस लोहे के आयताकार ब्लॉक की विमाएं 66, 20 और 27 सेमी है। इसे पिघलाकर 10 सेमी व्यास और 1 सेमी मोटाई वाला एक बेलनाकार पाइप बनाया जाता है। पाइप की लंबाई क्या होगी? अब देखिए आपके पास एक घनाभ है और एक घनाभ को पिघला करके आप क्या कर रहे हो, एक घनाभ को पिघला करके आप एक बेलन बना रहे हो। ऐसा बेलन बना रहे हो जिसकी बाहरी व्यास 10 है, साथ ही साथ मोटाई कितना दिया है 1, साथ ही साथ मोटाई कितना दिया है 1। अब आप स्वयं इस बात को सोचो थोड़ा सा, क्या कि मेरे दोस्त अगर बाहरी व्यास 10 है, अब 10 में से मोटाई ऊपर 1 और मोटाई नीचे 1, तब तो मेरे मित्र ये क्या होगा, 10 में 2 चला गया तो ये हमारा 8 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, तो अंदर वाली त्रिज्या क्या होगी, 8 का आधा 4 हो जाएगा। अब अंदर वाली त्रिज्या मेरे दोस्त ये है अंदर वाली त्रिज्या, ये 4 हो गया। इसी 4 में 1 जोड़ दोगे तो पूरा हो जाएगा 5, यानी बड़ी वाली त्रिज्या, बड़ी वाली त्रिज्या तो ऐसे भी दिख रहा है कि बाहरी व्यास है 10, तो बाहरी त्रिज्या होगी 5। अब अंदर वाली त्रिज्या सिर्फ निकालना था, तो 10 में 1 ऊपर 1 नीचे, 2 हट जाएगा तो बचेगा 8। अंदर वाले बेलन का व्यास 8 हो जाएगा तो अंदर वाले बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 4। हमें कहा इसी बेलन की लंबाई क्या होगी, यानी हाइट आपसे पूछ रहा है। अब देखिए आपने क्या किया, एक आयताकार ब्लॉक जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, यानी एक घनाभ, घनाभ को पिघलाकर अगर एक खोखला बेलन बनाओगे तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। हो गया हाँ जी सर बिल्कुल। तो मेरे दोस्त यहां देखो, घनाभ को जब हम पिघलाते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये हो गया घनाभ का आयतन। और इसे पिघलाकर जब हम एक बेलन बना रहे हैं तो मित्र खोखला बेलन का आयतन क्या होता है, पाई। पाई का मीनिंग क्या, 22/7। पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर और इंटू हमारा एच होता है। ठीक है, अब थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए, 22 तिया 66 हो जाएगा, 9 से मेरे दोस्त 9 तिया 27 कट जाएंगे, तो यहां से बड़ी एच का मान क्या होगा, 9 सते 63 गुने 20 1260। तो 1260 सेमी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमें नहीं लगता है कि कहीं दिक्कत किसी को हो रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो मित्र ये क्या है, कहता है किसी बारंबारता बंटन की समांतर माध्य 6 है तो पी का मान बताइए। देखिए ये हमारे पास मेरे मित्र चरमान है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। जब चरमान और फ्रीक्वेंसी दिया रहे तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आज x है और f है, आपको जल्दी से एफ एक्स फाइंड करना होगा। अब देखो हम जल्दी से एफ एक्स फाइंड करते हैं, और मेरे दोस्त यहां देखो, 2 तिया ये 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 तिया 18 होगा, 10 एकम 10 होगा, और p+5 को 2 से गुना करेंगे 2p+10 होगा। ठीक है, क्या करना है, एफ एक्स को जोड़ना है, तो एफ एक्स को जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 10 18 28 18 36 36 और 6 हो जाएगा 42। तो ये तो यहां से यहां 42 हो गया, 42 और 10 52, 52 प्लस 2p। तो मेरे मित्र ये हमारे पास 52 और प्लस 2p हो गया है। सिग्मा एफ देखने जाओगे तो ये क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, तो ये सिग्मा एफ ही सबको जोड़ोगे फ्रीक्वेंसी को, तो 5 5 3 8 8 2 10 10 1 11, ये हमारा 11 हो गया। ठीक है,
और यही मेरे दोस्त माध्य कितना दिया हुआ है 6, तो 11 छके हो जाएगा 66, इधर 52 और प्लस 2p, ठीक, 52 आके घटेगा 14, 14 बराबर 2p होगा, p का मान 7 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा p का मान 7 हो गया। ठीक है, काम करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए मेरे दोस्त, है ना। ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष के पश्चात 6634 रुपए का भुगतान किया और तीसरे साल के अंत में 13,200 रुपए का भुगतान करके पूरा कर्ज चुका लिया। बताइए उसने कर्ज लिया क्या था। मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप पहली बात तो ये देखिए, 10% की रेट से अगर किसी पैसे को 1 साल बढ़ाओगे ना, तो वो 1/10 बढ़ जाएगा, यानी कि साल के शुरू में 10, जो साल का अंत होते होते 11 हो जाएगा। यानी 10% की वृद्धि का मतलब है कि कोई भी पैसे 1 साल में अपने आप का 11/10 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि उसने x कर्ज लिया था। ओके मेरे दोस्त, ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, ढंग से देखना, है ना भाई। और उसपे भी कौन सा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो x रुपए हम मान लिए कर्ज लिया, पहला इंस्टॉलमेंट दिया है 2 साल के बाद, तो जो x रुपए हम कर्ज लिए हैं ना, पहले इस पर 2 साल ब्याज लगेगा, तो पहला साल ये अपने आप का 11/10, दूसरा साल भी हो जाएगा अपने आप का 11/10। 2 साल के बाद इसमें से 6634 रुपए लौटा दिए। अब जो लौटा दिया उसको हटा दीजिए। अब जो बच गया इसको तीसरे साल के अंत में लौटाया, यानी इस पर तीसरा साल यानी 1 साल का ब्याज और गिनेगा। अब हो गया तीसरा साल का अंत, 2 साल के अंत में इतना लौटा दिया, अब जो बचा तीसरा साल उस पर ब्याज लगेगा और तीसरे साल के अंत में यही सब बचे हुए पैसे 13,200 के बराबर हो गया, जिसको देकर वो बाय बाय कर लिया। अब मेरे दोस्त यहां से देखो 11 से 12 100 बार में कटेगा, फाइनली 1 to 1 अपॉन 100x और बराबर ये 10 गुना 12 12,000 होगा, 12,000 में 6,000 जाके जुड़ेगा, तो मेरे दोस्त 18,634 हो जाएगा। कैसे समझे, 10 से गुना किए 12,000, ई जाके उधर जुड़ गया तो 18,634। अब यहां से मेरे दोस्त अगर हम काटते हैं 11 11 हैं और 11 से इसको 11 कम 11 बचेगा 7, 11 छके 66 बचेगा 10, 11 9 99, 11 चौके 44, फिर इस 11 से काटेंगे 11 कम 11 बच जाएगा 5, 11 पचे 55 और 11 चौको 44। तो फाइनली ये हमें दिखेगा जब 100 से गुना करेंगे तो मेरे मित्र 15,400 दिखेगा, और 15,400 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ई हो जाएगा। अगर किसी ऑप्शन में 15,400 होता तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होता। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए ये था हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसको देखिए दोस्त, ये क्या है, cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 cos 179 का मान क्या होगा। अब देखिए सारे गुना में है, सारे गुना में, तो मेरे दोस्त ये सारे जब गुना में है तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 cos 177, तो भैया जब लगातार चल रहा है तो इसी बीच में हमारा क्या cos 90 नहीं आएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, जब इसी बीच में cos 90 आएगा तो cos 90 का मान तो 0 होता है, जब cos 90 0 होता है तो आगे कुछ रहे चाहे पीछे कुछ रहे मेरे मित्र आंसर हमारा 0 ही होगा, क्योंकि जो 0 से टकराएगा वो तो 0 बन ही जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे आइए। अब देखिए ये हमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म को प्राइम है। ऐसे तो को प्राइम का डेफिनेशन होता है संख्याओं का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य प्राइम होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में को प्राइम को इस सेंस में भी लिया जाता है कि जिसमें एक के अलावे कुछ भी कॉमन नहीं आए उसे को प्राइम का पेयर कह दिया जाता है। इसमें 7 कॉमन आएगा तो को प्राइम नहीं हो सकता, इसमें 13 कॉमन आएगा तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें एक के अलावे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
14 की ओर। मित्र मेरे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये हमारा कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, और इधर मेरे दोस्त क्या है, बराबर में √3 और कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमारा साइन थीटा है। ठीक है, अब मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा कि मेरे भाई हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है टेन और कॉट कॉट का मान। तो ऐसा करो, टेन और कॉट में बदलने के लिए आप दोनों तरफ मेरे मित्र कॉस से भाग दे दो। जैसे ही दोनों तरफ कॉस से भाग दोगे तो ये हमारे पास मेरे दोस्त 1 हो जाएगा, माइनस ये हमारे पास टेन थीटा हो जाएगा। ऐसा कीजिए ना, क्या एक ही बार में आंसर तक पहुंचना है तो कॉट 10 में मत बदलिए, हालांकि 10 में भी बदलिएगा तो कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, 10 माइनस कॉट ही तो है। अब जो कर रहे हैं वही कर देते हैं, तो लड़का कहेगा कि लगता है मास्टर बीच में फंस गया है ना। चलो कोई नहीं, करा देता हूँ। ये हमारा टेन थीटा बराबर ये हमारा हो जाएगा √3 और मेरे मित्र ये हमारा टेन थीटा। ठीक है, मैं एक को इधर ही रखना चाहता हूँ बराबर। अब ये टेन थीटा क्या होगा मेरे मित्र, 3 √3 टेन थीटा माइनस टेन थीटा इधर आकर हमारा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। अब इनमें से टेन थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो √3 + 1, और ये मेरे दोस्त हमारा 1 हो गया। तब तो टेन थीटा बराबर फाइनली 1/√3 + 1 होगा। बोलिए हाँ या ना, आप कहोगे हाँ जी सर। अब टेन का मान अगर ये हुआ तो कॉट का मान क्या होगा मेरे मित्र, टेन को उलट दो, ये हमारा √3 + 1 होगा। आओ बैठाओ, जैसे ही बैठाओगे तो टेन का मान आपका क्या है मेरे दोस्त, 1/√3 + 1, और कॉट का मान क्या है √3 - 1, सॉरी √3 + 1। मेरे भाई अब आपको क्या करना है ये थोड़ा समझो, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो, ये √3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 1 है और माइनस √3 + 1 का गुना √3 + 1 से होगा, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो क्या बनेगा a² + b² यानी 4 और +2 √3, यानी जब इसका इसके साथ गुना करोगे तो यही बनेगा। ठीक है मेरे भाई, आप कहोगे हाँ जी सर। आप देखो मेरे दोस्त, होना यहां पर क्या है, माइनस के कारण इन दोनों माइनस में हो जाएगा, ये √3 + 1। आप देख लो, एक में से 4 गया -3, -3 - 2 √3 है ना। बहुत कुछ करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन लोगे, 3 + 2 √3, और बटा में क्या है, बटा में है √3 + 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त आप ये कह सकते हो, और यही चीज आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो बेहद ही शानदार है, जो बेहद शानदार है। आगे बढ़े, नेक्स्ट मेरे दोस्त, जहां शॉर्ट पॉसिबल होगा हम वहां शॉर्ट भी अवश्य बताएंगे। देखिए क्या है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब घटते क्रम में, बड़े से छोटे की ओर। सबसे पहले क्यूबिक रूट 4 को 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये सिक्स रूट 3 को 3 की पावर 1/6 लिख सकते हैं, और फोर्थ रूट 5 को 5 की पावर 1/4 लिख सकते हैं, है ना। आपको क्या करना है मेरे दोस्त, जितने भी पावर फ्रैक्शन में हैं सबके हर का एलसीएम लेना है। 3, 2, 6 और 4 का एलसीएम 12, अब 12 एलसीएम आया है ना, सबके पावर में 12 से गुना कर दो। अब सबका पावर सेम कर दोगे तो ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वैल्यू पे असर पड़ेगा बट ऑर्डर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बड़ा जो है बड़ा ही रह जाएगा, छोटा जो है छोटा ही रह जाएगा। तो ये हमारा 4 की 4 पावर रहेंगे, और ये 2 की 6 पावर रहेंगे, 3 की 2 पावर रहेंगे, और 5 का 3 पावर रहेगा। तो ये मुझे फाइनली मेरे दोस्त 4 चौके 16 चौके 64 64 चौके 256, 256, ये है मेरे दोस्त मेरे 64, ये हमारा हो गया 9, और ये हमारा कितना हो गया 125। तो अब तुम देखो, सबसे बड़ा रहेगा पहला स्थान पे, मंझला दूसरा स्थान पे रहेगा, ये तीसरा स्थान पर, ये सबसे छोटा चौथा स्थान पे रहेगा। अब देखो मेरे दोस्त, पहला स्थान पे 4 की ये वाला क्यूबिक रूट 4 कहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब ये सब तो आंसर नहीं जाएगा।
दूसरा स्थान पे ये चाहिए, यानी कि फोर्थ रूट 5 बिल्कुल अवेलेबल है। तीसरा स्थान पे हमें स्क्वायर रूट 2 चाहिए, बिल्कुल अवेलेबल है। और चौथा स्थान पर हमें सिक्स रूट 3 चाहिए, बिल्कुल अवेलेबल है। अतः मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से आप देखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, ये क्या कहता है? ये कहता है किसी सम चतुर्भुज की एक भुजा 17 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, दूसरा डायगोनल क्या होगा? देखो एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज, ठीक है मेरे दोस्त, एक सम चतुर्भुज है जिसका ये एक डायगोनल हो गया है। ठीक है भाई, ये इसका एक डायगोनल है। ओके, सम चतुर्भुज का ये एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल। सम चतुर्भुज के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। अगर एक विकर्ण 16 है तो 8 हो जाएगा, और उसकी भुजा मेरे मित्र 17 है। अब आप स्वयं बताइए, जब ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री के सामने एक कर्ण है और ये हमारा आधार है, तो लंब कितने हो जाएंगे? 15। और जब ये 15 है तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी दूसरा जो डायगोनल है 15 और 15 कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या ये उम्मीद करें कि समझ में आया होगा? बिल्कुल आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है मेरे दोस्त, देखो ये क्या है? ये कहता है मेरे दोस्त कि डी ई एफ, देखो एक त्रिभुज हमारे पास मेरे दोस्त है, डी ई और एफ। एक त्रिभुज हमारे पास है ई क्यू और आर। हमें कहा कि ये दोनों आपस में समरूप है। ठीक है, और मेरे दोस्त दोनों के अर्ध परिमिति, एक बात बताएं, परिमिति क्या होता है? परिमाप बटे दो। दोनों के अर्ध परिमाप का रेशियो मेरे मित्र 4:5 है। आप यकीन करिए, अगर परिमाप के आधे का रेशियो इतना है तो मित्र मेरे परिमाप का रेशियो भी इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि परिमाप के जो आधे हैं उसको परिमाप बनाने के लिए डबल करोगे, यानी 2 से गुना करोगे, तो क्या फायदा होगा? 2 से गुना करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 4:5 ही रह जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब ध्यान देना, दो समरूप त्रिभुज, इसमें हमारा PQ दिया है 15 और हमसे DE यानी इसका मान मांग रहा है। तो याद रखना, दो समरूप त्रिभुज के जो परिमाप का रेशियो होता है वही संगत भुजा का रेशियो होता है। तो मेरे भाई DEF और ये हमारा PQR, तो त्रिभुज DE और F इसका जो परिमाप है, और मेरे मित्र ध्यान से देखना, त्रिभुज PQR जो इसका मेरे दोस्त परिमाप है, दोनों के परिमाप का रेशियो 4:5 है। तो जो इनके परिमाप का रेशियो होगा वही संगत भुजा का रेशियो होगा। पहले DEF ऊपर लिखे हैं तो DEF की भुजा ऊपर लिखिएगा, PQR नीचे लिखे हैं तो PQR की भुजा नीचे लिखिएगा। ये आपका 4/5 हो जाएगा। यहां से x का मान 12। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। यही वो बैच है जो आप ही सभी बच्चे इसी में ज्वाइन करके लगभग 10-15 हजार के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, और जुड़ने की सिलसिला मैक्सिमम रेट पर है। रोज मेरे दोस्त 400-500 बच्चे इसके अंदर जुड़ रहे हैं। आप भी अगर कोई फास्ट रिवीजन करना चाहें तो इसके अंदर आप लास्ट टाइम पर फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा, जिनको जरूरत है वही आइएगा। ये नहीं कि मेरे दोस्त ये बोलने लगेगा कि तुम कोर्स बेच रहे हो। ठीक है, सुविधा जिस चीज में नजर आए वो काम करना है। जब किसी पूर्णांक को n से भाग दें, जब किसी पूर्णांक n को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल क्या होगा यदि 6n-1 को 8 से भाग दें? देखिए, n को 8 से भाग दिए हैं तो हमारा रिमाइंडर मेरे मित्र 3 बचता है। ध्यान से देखो, जब n को 8 से भाग दिए हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है, तो ये n कम से कम 3 अवश्य होगा, तभी तो 8 से भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। आप कहोगे बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मित्र मेरे 6n-1 को अगर 8 से भाग दें तो क्या होगा?
घबराने की बात ही क्या है। थोड़ा यहां देखिए 6n, ठीक है। तो मेरे मित्र n है कितने, हमारे 3 और -1, ठीक है। 8 से भाग देना है तो 18 माइनस 1 हो जाएगा 17, 17 में 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, फाइनल रिमाइंडर 1 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसको देखो मेरे दोस्त, यह है हमारे पास सेक 2100 डिग्री का मान क्या होगा। मैं बस इतना कहूंगा कि ये जो हमारे पास सेक 2100 डिग्री है, मेरे मित्र आप सोचो 360 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 1800 आता है, लेकिन 360 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 2160 आएगा। 2100 के करीब ये है, ये है 2100 के करीब, तो हमें इसी का सहारा लेना चाहिए। तो आइए मेरे दोस्त, सेक बताइए 360 को 6 से गुना करेंगे 2160, इनमें से 60 हटा देंगे, हो जाएगा 2100। आप कहोगे हाँ जी सर 360 के केस में रेशियो नहीं बदलता, सेक है तो सेक ही रह जाएगा। यहाँ 60 डिग्री तो 60 डिग्री, और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है जहां पे सेक पॉजिटिव होता है। अब आइए मेरे दोस्त, सेक 60 का मान 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मेरे दोस्त, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इतना सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत क्या है, ठीक है। देखिए अब मेरे दोस्त यहां देखो 2.6666666 और 2.77777, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। मित्र मेरे सुनो, ये 2.6666 है ना, इसको 2.6 पर रेकरिंग लिख सकते हैं, और ये हमारा 2.777 है ना, इसमें हम 7 पर रेकरिंग लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ जी सर। ये देखो हमारे पास 26 और बटे 9 रेकरिंग के लिए, और बिना रेकरिंग वाला चीज घट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 27 और बटे 9, अब बिना रेकरिंग वाला चीज इसमें से घट जाएगा, ठीक है भाई। अब यहां देखना 24 बटे 9, ये हो जाएंगे 24 बटे 9, ये 25 बटे 9, ठीक है भाई। तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा 49 और बटे 9। तो 49 बटे 9 जिनका भी आया होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। बढ़िए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मेरे दोस्त बड़ी बारीकी से इसको देखो, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो सबसे पहले समझने की कोशिश करना 4230, 5986, और मेरे दोस्त ये हमारा है 9059, ठीक है। हमें कहा गया कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या m, मतलब एक बड़ी सी बड़ी संख्या m है जिससे इन तीनों में भाग देंगे तो समान शेष आएगा, और वो समान शेष n है। तो m माइनस एन का मान क्या होगा। ये मेरे दोस्त HCF का प्रश्न है, डायरेक्ट कंसेप्ट पर है। याद रखना, वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जिससे तीनों में भाग दें तो समान शेष आए, तो जिससे भाग देंगे कि समान शेष आएगा, तो जिस संख्या से भाग दी जाएगी जिससे समान शेष आएगा, तो जिस संख्या से भाग दी जा रही है उसका मान निकालने के लिए इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर जल्दी से लीजिए। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, ये हमारा 6 हो जाएगा, 8 में 3 गया तो 5 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर लीजिए, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, 9 में से 9 गया तो 0 हो जाएगा, और ये 8 में से 5 गया तो 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। आप कहोगे हाँ जी सर। अब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर जो भी आया, अभी दोनों ही अंतर का आपको HCF लेना है, ठीक है भाई। आप कहोगे हाँ जी सर। मैं आपको HCF का एक शॉर्टकट बताता हूँ। क्या, ये जो HCF आएगा ना, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर जो आया है, इसका जो HCF आएगा वही तुम्हारा M होगा जिससे तुम भाग दे रहे हो, ठीक है। अब HCF निकालने का सबसे शॉर्टकट तरीका है कि जिसका भी HCF निकालना है उसका अंतर ले लीजिए, क्योंकि HCF का मान दी गई संख्याओं के अंतर के बराबर या उसका कोई फैक्टर होगा। तो इन दोनों का HCF चाहिए तो इन दोनों का अंतर लीजिए। लीजिए 13 में 6 गया तो 7 हो जाएगा, ये 6 में 5 गया तो 1 हो जाएगा,
और ये मेरे दोस्त 30 में 17 गया तो ये हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, ये देख लिया हमने। बिल्कुल, आज जानते हो इन दोनों का एचसीएफ ये होगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि एचसीएफ वो संख्या होती है जो दी गई संख्या को विभाजित करती है। ये जो है ना इसे विभाजित करेगी ना इसे, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता। तो फिर दो संख्या का एचसीएफ या तो दोनों का अंतर होगा या इसका कोई फैक्टर। तो इन दोनों का अंतर एचसीएफ हुआ नहीं तो इसका फैक्टर लेंगे। तो फैक्टर कैसे मित्र मेरे, 2 से फैक्टर मतलब 2 से भाग 3 से भाग देते चलिए। 2 से भाग लगेगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 7 एक 8 3 12, अंकों का योग 12 है, 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से भाग दीजिए। 4 तिया 12, बचेंगे 1 पर 1 11, 3 तिया 9, बचेंगे 2 पर 7, 3 9 27। यानी मेरे दोस्त हम ये देख रहे हैं कि इसका 1317 का पहला फैक्टर क्या है, 439। अब 439 मेरे मित्र 4 बार में इसे भी काट रहा है और 439 मेरे भाई इसे भी काट रहा है। ठीक है, कितनी बार में काटेगा, 7 बार में काटेगा। अब आप ये देखो कि ये जो 439 है ना, यही एचसीएफ है और ये एचसीएफ आया है। ठीक है भाई, यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों में भाग दिया जाए तो समान शेष आएगा। यानी आपने m का मान निकाल लिया 439। अब आपको n का मान निकालना है तो m से भाग देंगे तो n आएगा, तो भाग दे ही लीजिए मेरे मित्र। ये 4230 है और इसमें भाग देना है 439 से। तो मेरे मित्र 10 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार में डायरेक्ट लगाइए। 9 में 81 हो जाएगा और 9 तिया 27, 27 और 8 35 हो जाएगा। 9 चौके 36, 36 तीन 39 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा और ये 11 में से 9 गया तो 2 हो जाएगा, यानी 279। क्वेश्चन यही ने कहा कि वो संख्या जिससे तीनों में भाग दे तो समान शेष आए, तो जिससे भाग देना है वो निकाल लिए। अब इससे भाग देंगे तब ना पता चलेगा क्या शेष आएगा। तो जब हम इससे भाग दिए हैं तो ये शेष आया है और जो शेष बच रहा है उसी को n कहा गया है, उसी को n कहा गया है। अब अगर m माइनस n मांगेगा तो m वो है जिससे भाग देना है, n वो है जो मेरे दोस्त भाग देने के बाद रिमाइंडर बच रहा है। आप जैसे ही सॉल्व करेंगे आंसर 160 आ जाएगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन में से है, ऑप्शन नंबर सी। हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आओ मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, इस पे थोड़ा फोकस करना। ये मेरे दोस्त हमारा कह रहा है क्या, a का 1/3 बराबर है b का 3/4 यानी कि 3b/4। ये बराबर है c का 1/6 यानी c/6 के। ठीक है मेरे दोस्त, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक रूल पढ़ी होगी, a/x बराबर b/y और बराबर c/z। इस फॉर्म में अगर कभी दिख जाए तो मेरे मित्र a अनुपात b अनुपात c कैसे लगाते हैं, जो नीचे रहता है ना वही हमारा रेशियो हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस अर्थ में मतलब इस सिचुएशन में ए बी में कुछ गुना नहीं रहना चाहिए, ए बी और सी का कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ देख रहे हो ए का कॉफिशिएंट नहीं है, सी का नहीं है, लेकिन बी का है। बी का कॉफिशिएंट हटाना पड़ेगा। कैसे हटा सकते हैं वो देखिए, a/3 बराबर b/ कैसे 4/3 कह सकते हैं, बिल्कुल। और मेरे दोस्त यहाँ पर ये c/6। तो देखिए मैंने ए बी सी का कॉफिशिएंट हटा दिया है, तो अब ये हमारा a, मेरे दोस्त b और मेरे दोस्त c। ठीक है, क्या होगा रेशियो हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3, ये 4/3 और ये हो जाएंगे 6। ठीक है, नीचे में जो भी है वही हमारा रेशियो हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ बट्टे में 3 है तो आपको 3 से गुना करना चाहिए। 3 से गुना करेंगे इसमें, तो हम क्यों 3 से गुना करेंगे, अरे भाई इसमें हम गुना 3 से क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे में 3 है और नीचे वाले 3 को हम हटाना चाहेंगे। तो मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा 3 तिया 9, 4/3 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा।
और 6 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मेरे दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। आइए 24 नंबर देखिए मेरे भाई। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? हमें यह कहा जा रहा है कि सीता गीता रीता ने एक व्यापार स्टार्ट किया 20,000 50,000 और 40,000 रुपए लगाकर। एक साल के अंत में कुल लाभ इतने हुए हैं, बताइए। जिसे वो अपने निवेश के अनुपात में बांटते हैं, रीता को क्या मिलेगा? रीता को तो देखिए, सीता, गीता और रीता, इन तीनों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो है मेरे मित्र? ये हमारा 20,000 है, ये हमारा 50,000 है और ये हमारा 40,000 है। ठीक है, हम मेरे दोस्त इन तीनों का रेशियो ले लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा 2, 4 और 5, सॉरी 2, 5 और 4। इसमें कहीं भी टाइम का डिस्कस नहीं है। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होगा। ठीक है, एक एक को 2 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, 2 और 5 7, 7 4 11। तो कुल मिला के 11 प्रॉफिट नजर आ रहा है और यही दिया है 12,100। यहां से एक रेशियो का मान हो जाएगा 1100। एक का मान 1100 मुझे रीता का लाभ चाहिए। रीता को मेरे दोस्त 4 मिलने वाला है, एक का मान 11, तो 4 का मान 4400 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखो। ये क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है कि 18 माह पहले देव की आयु रेस की आयु की 2.5 गुनी थी। तो मेरे भाई 18 महीने, ठीक है, 18 मंथ पहले, 18 मंथ पहले, ठीक है, किसका आयु? 18 मंथ पहले देव की आयु रेस की आयु, रेक्स की आयु का 2.5 गुना। रेक्स का आयु को हम 2 मान लेते हैं और 2 का 2.5 गुना ये हो जाएगा 5। ठीक है, हमें कहा कि अब से 4 माह बाद, 4 माह के बाद क्या होने वाला है? तो 4 माह के बाद देव की आयु रेक्स का 2 गुना। रेक्स को 1 मान लेते हैं, ये डबल 2 हो जाएगा। मेरे दोस्त, वर्तमान से 18 महीना पहला, वर्तमान से 4 महीने बाद, यानी 22 महीना, टोटल 22 महीने का गैप रहा। और 22 महीने में देखिए ना, 22 महीना देव भी बढ़ा, रेक्स भी बढ़ा। जब दोनों उम्र में सेम बढ़ा था तो रेशियो में सेम वृद्धि होना चाहिए था। कमी हो गया, वृद्धि खाक होगा, उल्टा कमी ही हो गया। क्यों? जहां वृद्धि होना होना चाहिए था वहां कमी क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करना होगा, कैसे करेंगे? यहां के अंतर से नीचे गुना। यहां का अंतर 3, 3 से आप नीचे गुना कर लो। यहां का अंतर 1, 1 से गुना करके कोई फायदा नहीं। अब मेरे दोस्त देखिए आप, क्या 5 से 6 हुआ 1 की वृद्धि, 2 से 3 हुआ 1 की वृद्धि, और ये जो 1 की वृद्धि है ना, वो मेरे दोस्त एक्चुअल में 22 महीने की वृद्धि है। जब 1 का मान 22 मंथ हो गया, हमसे कहा दोनों की उम्र का योग, तो दोनों की उम्र का योग निकाल लो, 5 और 2 7। तो देखो 1 का मान 22 महीना है, तो 7 का मान क्या हो जाएगा? 154 मंथ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये रेशियो है 18 महीना पहले का, वो योगफल भी 18 महीने पहले का आया है। वर्तमान में योगफल चाहिए तो 18 महीना देव के लिए बढ़ाना होगा, 18 महीना रेक्स के लिए बढ़ाना होगा, यानी आपका कुल मिलाकर 190 मंथ हो जाएगा। और 190 मंथ में 180 मंथ को आप अलग कर दीजिए और 10 मंथ को आप अलग कर दीजिए। क्यों? 180 मतलब क्या होता है? 12 गुने 15, यानी 12-12 महीने का 15 इंटरवल, कहने का मतलब 15 साल, 15 साल 10 महीना।
ठीक है, 12 महीने का 1 साल होता है तो 180 महीने का 15 साल होगा और साथ में 10 महीने। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इस क्वेश्चन का आंसर। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप इसको देखिए और ध्यान से समझिए। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज इतना है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मेरे दोस्त मैं आपको एक तरीका बताता हूं। क्या? 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज, मित्र मेरे 5 या 15%, यही दिया हुआ है 5250। अगर आपको प्रिंसिपल चाहिए 100% अगर निकालना है तो 5250/5 और इंटू 100। आप ऐसा बाई 5 नहीं मेरे दोस्त, 15, 15 या 45, 15×5 = 75। इसका मतलब है कि ये 35,000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 35,000 ही तो आप प्रिंसिपल निकाल पाए। लेकिन आपसे क्या कहा? 5% का ही रेट रहेगा लेकिन 3 साल का सीआई। याद रखिए, यहां पर आप ना मेरे दोस्त, यहां पे आप ना वो लगाने मत चल जाना 20 से 21, 20 से 21, काफी टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है 3a, पहला 2 स्थान के लिए 3a² और अंतिम 2 स्थान के लिए क्यू, ये लगा लो 3 साल के सीआई के लिए। ए का मान कितना है तुम्हारा? 5। 5 का क्यूब 125, 25 लिख लो, एक कैरी रह गया। 5 का स्क्वायर 25 दिया 75, 75 एक 76 हो जाएगा और 5 दिया 15, यानी आपका इतना प्रतिशत सीआई बनेगा। ठीक है, अब आप मेरे दोस्त सीआई जल्दी से कैलकुलेट करिए। 35,000 का 15.725 7625 कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, क्या कहीं से कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, बढ़ो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब आप मेरे दोस्त इसको थोड़ा ध्यान से समझो। क्या है ये? मेरे दोस्त ये 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, जबकि 12 महिलाएं इसे 10 दिन में खत्म करती है। 15 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को पूरा करती है। कार्य पूरा होने में कितने समय लग जाएंगे? बताइए। 20 पुरुष जिस काम को 10 दिन में करते हैं, 15 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में कर रही है। सॉरी, 12 महिलाएं। 20 पुरुष जिस काम को 10 दिन में, 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में। 10 से 10 गया, मेन अपन बॉमन लेंगे 12/20, यानी 3 चौको 12, 5 चौको 20। आपको टोटल वर्क निकालना है, यहां से निकाल लो। 20 महिला, एक महिला 5 काम, तो 20 महिला 100 काम खत्म किया 10 दिन में। इसका मतलब काम कितने हैं? 1000। अब इसको करना कौन चाहता है? 15 पुरुष और 16 महिलाएं। 16 नहीं, 6 महिलाएं। 6 महिलाएं कितना दिन में करेगी? सबसे पहली बात, काम करना है कितना? 1000। जो करने आ रहे हो उनकी कैपेसिटी, पुरुष की क्षमता 3 है, महिला की क्षमता 5 है। एक पुरुष 3 काम, 15 पुरुष 45, एक महिला 5 काम, तो 6 महिला 30 काम। 45 और 30 75। और मेरे दोस्त थोड़ा देख लो, यहाँ पे अच्छे से देख लो। ओ सॉरी, यहाँ पे टोटल वर्क निकालते समय मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है ना? ऐसे 20 पुरुष है, एक पुरुष 3 काम कर रहा है, एक पुरुष 3 काम, 20 पुरुष 60 काम 10 दिन में खत्म करेंगे तो हो जाएगा 600। ये हमारा 600 हो गया। और इस प्रकार
मेरे दोस्त ये 25 दिया और ये 200 दिया, 25 से 8 बार में कटेगा 8। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से काम कीजिए और चलते रहिए। ठीक है भाई, चलो ये हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें कहता है कि सर एक त्रिभुज है 3 4 5, 3 4 5 बोल दिए ना, हो गया 3 4 5 समकोण त्रिभुज। हमें क्या कहा, इसके अंदर वृत्त और इसके बाहर वृत्त, इसके अंदर वृत्त और इसके बाहर वृत्त निर्मित है। इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। मेरे मित्र आप ध्यान दीजिए, यह आपका अंतः त्रिज्या है, ठीक है, ओके, और परित्रिज्या क्या होगा। तो अंतः त्रिज्या तो आपको पता ही होना चाहिए, हमें किसका मांगा है, अंतः और परित्रिज्या। परित्रिज्या कर्ण का आधा होता है, जबकि अंतः त्रिज्या लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 होता है। तो ये 3 4 माइनस 5/2 हो जाएगा और ये हमारा 5/2 हो जाएगा। मेरे मित्र इसे हमारा कैंसिल आउट हो गया ये, ओके हाँ जी सर, 7 में 5 गया तो 2 होगा, 2:5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2:5 होगा। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसको देखिए, ये क्या है। ये हमसे कह रहा है कि सर देखो हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है, इसका एरिया 39 है, बीसी पर डी और एफ, डी और ई, मेरे मित्र ये 2 पॉइंट है। अब बीसी पर डीई 2 पॉइंट है जो पूरे बीसी को ट्राइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमें कहा गया एडीसी का एरिया क्या होगा। एडीसी का मित्र मेरे, एडीसी का एरिया निकालना भले ही हमें ए डी और सी है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर ये ट्राइसेक्ट कर रही है तब तो 1:1:1, जानते हो 1:1:1 का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर बराबर। एक रूल मैंने आज ही क्लास के अंदर पढ़ाया था कि किसी भी त्रिभुज में जो बेस का रेशियो होता है, जब एक ही आधार और एक ही शीर्ष पर कई त्रिभुज बनते हैं तो जो उनके बेस का रेशियो होता है वही उनके एरिया का रेशियो होता है। तो अगर बेस इक्वल इक्वल है तो एरिया भी इक्वल इक्वल बटेंगे, ठीक है। यानी मेरे दोस्त ये हमारा 13 13 और 13 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आपको चाहिए ए डी सी, तो 13 13 हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके 1 मिनट थोड़ा गर्म पानी ले लेता हूं ब्रो। आप चिंतित मत होइए। आ मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या कहता है, कहता है सर के किस मान के लिए 2 समीकरण आपस में समांतर है। समांतर का मतलब होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। प्रथम समीकरण में x का जो गुणांक होता है वो हमारा a1 होता है, दूसरे समीकरण में x का जो गुणांक है वो हमारा a2 होगा। प्रथम समीकरण में x का y का जो गुणांक होगा वो b1 होगा और दूसरे समीकरण में y का जो गुणांक है वो हमारा b2 होगा। कोई टेंशन नहीं है, 1:2 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आई होप की समझ में आपको आया होगा, ठीक है भाई। चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसको देखो, ये क्या है, देखिए 6 लड़कियां हैं और 2 खाली कुर्सी है, कितने तरह से बैठाया जा सकता है। 2 गो खाली कुर्सी है और गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स हैं 6, जानते हैं 6 लड़कियों को अगर 2 कुर्सी पर बैठाना है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 लोगों को 2 जगहों पे सजाना है,
ये परमुटेशन है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, पहला स्थान पे 6 में से कोई एक बैठ जाएगी, कोई एक यहाँ बैठ गई तो बचेगी 5, दूसरे स्थान पे 5 में से कोई एक बैठ जाएगी। कुल कितने तरीके, इसके लिए आप गुना कर दीजिए, सीधा आपका 30 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 30 हो गया। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है, ये हमें कहता है mx प्लस एन वाई बराबर 1, दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो m का मान क्या होगा। देखिए अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है, अगर ये इस पॉइंट से पास कर रही है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी, है ना। यानी x के जगह पर आप 1, y के जगह पर 2 रख सकते हैं। तब तो मेरे दोस्त ये हमारा m हो जाएगा, y के जगह 2 रखेंगे तो 2n हो जाएगा बराबर 1। चूंकि ये लाइन इस पॉइंट से भी पास कर रही है तो ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी x के जगह 2 और y की जगह 1 रख सकते हैं। तो x के जगह 2 रखेंगे तो मेरे मित्र ये हमारा 2m हो जाएगा, y के जगह 1 रखेंगे उसके हिसाब से तो हमारा ये n हो जाएगा और बराबर 1 है। हमें चाहिए m का मान, m का मान चाहिए तो n को काट दो। अब n को देखो हम कैसे काटते हैं, अगर n को काटना है तो n को बराबर करो, 2n है यहाँ भी 2n बना दो, उसके लिए 2 से गुना, तो 2 से यहाँ भी गुना करना होगा, 2 से यहाँ भी करना होगा। आइए अब मेरे दोस्त आप घटा दीजिए, जैसे आप घटाएंगे 2n से 2n गया, m माइनस 4m गया जाएगा तो माइनस का 4, 1m में 4m जाएगा तो माइनस का 3m हो जाएगा, 1 में 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा, m बराबर हो गया 1/3। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1/3 हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। मेरे दोस्त कुछ भाई लोग ये कह रहे हैं कि गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगा। देखो इसका पीडीएफ नहीं मिलता है दोस्त, ये ऑफलाइन टेस्ट के रूप में अवेलेबल है। ऑफलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बोर्ड में। ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाके टेस्ट का एक फॉर्मेट बना है, वहाँ जाइएगा। तो जैसे एग्ज़ाम में आप ऑनलाइन देते हैं वैसे ही वहाँ टेस्ट का सुविधा अवेलेबल है, वहाँ आप टेस्ट दे लीजिएगा और यहाँ डिस्कशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलेगा। ओके चलो अब इसको देखते हैं मेरे दोस्त, ये क्या है। 7 पुरुष और 4 महिलाओं के समूह से 6 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, समिति में ठीक 2 महिला होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब देखो सबसे पहली बात क्या है कि हमें जो यहाँ कमिटी बनाना है ना, 6 मेंबर्स कमिटी बनाना है, 6 मेंबर्स कमिटी। अब 6 मेंबर की कमिटी में कहा गया है कि एग्जैक्ट 2 वोमेन, तो अगर 2 वोमेन होगी तो 4 मेन तो कंफर्म हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, 6 लोगों की कमिटी बनाएंगे जिसमें ठीक 2 महिला, तो ठीक 2 महिला का मतलब ये हुआ कि 2 महिला अगर होगी तो 4 पुरुष होगा। ठीक है भाई, तो लीजिए टोटल 7 पुरुष हैं। अरे भैया 7 पुरुष और 4 महिलाएं हैं ना, 6 लोगों को चुनो, 6 लोग को जो चुनोगे 2 महिला को चुनोगे, 4 पुरुष को चुनोगे। 4 पुरुष को अगर चुनोगे तो 7 पुरुष में कोई 4 होगा, और के लिए गुना 2 महिला चुनोगे तो टोटल 4 महिला में से कोई 2 महिला होगा। लेकिन तूने चयन किस में से किया था, 7 4 11 में से, कितने लोगों का, 6 लोगों का। यही मेरे दोस्त हमारा प्रोबेबिलिटी है। सॉल्व कैसे करेंगे, 7C4 को 7 6 5 और 4, यहां पर 4 लिखा है ना, तो एक एक घटते हुए इसको 4 बार लिखो और इस 4 को 1 तक ले जाओ। 4C2 4 दिया 12/2 6 हो जाएगा। मेरे मित्र 11C6 11 10, यहाँ 6 है ना, 6 बार 11 को लिखना होगा, 9 8 7 6, 6 बार लिख दिए बटे, ये 6 को 1 तक ले जाइए, 6 5 4 3 2 1। अब जो कटता है जल्दी से काटिए, देखिए 24 से 24 हमारा कट जाएगा। दूसरी बात ये हमारा 720 है,
जो 9 8 72 रहेगा 720 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त फाइनली ऊपर में 7 गुने 5 और गुने में 6 बचेगा, और नीचे में 11 गुने 7 गुने 6 बचेगा। 7 6 से 7 6 कट जाएगा, फाइनली 5/11 बचेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरे दोस्त, कल कल मैं आपको ना बोर्ड पीडीएफ दे दूंगा। सुबह सुबह मैं आपको बोर्ड पीडीएफ भी दे दूंगा, आप टेंशन मत लेना। आप डिस्कशन देख लो अच्छे से, ठीक है। इसका बोर्ड पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। कल वाला भी सेव कर लिया हूं, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आप देखो ये क्वेश्चन क्या है। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 6 10 और 14 सेमी है, तो भुजाओं के बीच बना सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो मित्र मेरे, ध्यान से आप लोग देखिए, क्या देखना है मेरे भाई। ए, यहां देखिए, त्रिभुज की 3 भुजा दिया है, 6 10 और 14। हमें कह रहा है सबसे बड़े कोण का मान। याद रखना, किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। ठीक है भाई, आप कहोगे हाँ जी सर। जानते हो, आज हमें कोसाइन रूल लगाना होगा। 3 भुजा देकर कोई एक कोण मांगे तो वहां कोसाइन रूल लगाया जाता है। अब ये कोसाइन रूल क्या होता है मैं अभी बताता हूं। ए बी और सी, ए के सामने छोटी ए, बी के सामने छोटी बी, सी के सामने छोटी सी। मान लो कि आज अगर आपको लगाना है ए के लिए कोसाइन, तो कॉस ए बराबर क्या होगा। जिस कोण के लिए कोसाइन लगाना है उसके अगल बगल में जो भुजा है उसके वर्गों का योग, माइनस कोण के सामने की भुजा का वर्ग, और बाई 2 इंटू आसपास की भुजा का गुणनफल। वही चीज यहां लगाओ तो देखो, कॉस थीटा बराबर ई कोण लेके चले हो ना, आसपास की भुजा के वर्गों का योग माइनस कोण के सामने की भुजा का वर्ग, और बटे 2 इंटू आसपास के भुजा का गुणनफल। मित्र मेरे, कॉस थीटा बराबर, आप जब सॉल्व करोगे ये आपको -1/2 नजर आएगा, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर, कॉस में -1/2, कॉस 120 डिग्री का मान होता है। कॉस 120 का मान -1/2 होता है। कॉस थीटा बराबर कॉस 120, थीटा बराबर 120 हो जाएगा। आप स्वयं ही देख लो एक बात, क्या क्या वाकई ये -1/2 होता है। देखो 90 + 30 कॉस 90 + थीटा साइन थीटा, 90 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, जहां कॉस नेगेटिव होता है तो कॉस का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। यानी कॉस में 120 डिग्री का मान -1/2 होता है। ठीक है, चलो मेरे भाई, आप लोग एक बार कम से कम, आज तो मैंने एक बार भी लाइक करने नहीं कहा है, कम से कम एक आध बार तो लाइक कर ही दिया देना चाहिए ना। लाइक क्विक कर दोगे तो अच्छा लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। इसको देखो, ये क्या है। कहता है एक पार्टी में 200 व्यक्ति शामिल है, इसमें 50 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, 60 व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं। आप ही बताइए मेरे दोस्त। यहां ध्यान दो, ये चाय वाले हैं और ये कॉफी वाले हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200 लोग शामिल हैं पार्टी में, 50 लोग वो हैं जो केवल चाय पीते हैं केवल, 60 लोग वो हैं जो दोनों दोनों चीज यूज करते हैं। तो बताइए केवल कॉफी वाले कितने होंगे। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कुल मिला के हमारे पास 200 लोग हैं। 200 में 110 इधर ही हो गए, बच गए 90, यानी 90 लोग हैं जो केवल कॉफी वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट, अब आप इसको देखो, ये क्या है। अब देखो ये इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त 2 से ही कट जाएंगे 4 बार में।
आप कहोगे हाँ जी सर। अब देखो ये log a और बेस में √3 है और बराबर मेरे दोस्त 8 है ना। आपको मेरे दोस्त एक रूल पता होना चाहिए। क्या रूल? log a टू द बेस b बराबर x। ठीक है, log a टू द बेस b बराबर x। तो इस स्थिति में ये a बराबर क्या होगा? जो यहाँ का बेस है वो बेस बनता है और बराबर वाली चीज इसका पावर बनता है। ठीक है, तो लो log a टू द बेस b बराबर x है। तो यहाँ अगर a बराबर निकालेंगे तो जो यहाँ का बेस है वही बेस बनेगा। ठीक है, और 4 हो गया ना मेरे दोस्त, 4 2 से काट दिया तो 4 ना, और ये जो यहाँ का बेस है वो बेस बनेगा और बराबर वाली चीज इसका पावर बनेगा। ठीक है ना, देख लो √3 की पावर 4 कितने हो जाएंगे? 9। तो इसको उस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9। मेरे दोस्त आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों के लिए 2.0 का जब दौर चल रहा था तो ये अमरजीत कुमार आनंद यूट्यूब के दम पर, एप्लीकेशन के दम पर हर तरफ से कोहराम मचा दिया था। और उस कोहराम में प्लेटफॉर्म की जो बुक थी मैंने उसे भी सॉल्व किया था। एक समय एक बार फिर से आ गया है, प्लेटफॉर्म की जो 18 सेट की बुक आई है, मैं सोमवार से उसके 40-40 क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा इसके साथ में। और मेरे दोस्त एग्जामिनेशन तक उसके 18 सेट यानी 18 गुने 80 1440 क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट के साथ आपके सामने सॉल्व कर दूंगा। साथ ही साथ आप ये जान लीजिए कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह की जो बुक आई है एक चैप्टर वाइज करके, चैप्टर वाइज 3.0 एंड 4.0 के लिए, उसे मैं फास्ट रिवीजन बैच के अंदर पढ़ाऊंगा। तो मेरे दोस्त जिन्हें भी चैप्टर वाइज अगर एक्सरसाइज करना होगा, चैप्टर वाइज बुक को बनाना होगा, तो वो फास्ट रिवीजन कोर्स फाइनल टच मैथ के अंदर आकर के वो चैप्टर वाइज जो आया है प्लेटफॉर्म की उसको देख सकते हैं। बाकी मैं ये 18 सेट वाले को यूट्यूब पर सॉल्व जरूर करूंगा। क्या कह रहे हैं? 26 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए सर। अजय कुमार, क्या है 26 नंबर क्वेश्चन में? 26 नंबर क्वेश्चन में कोई कुछ तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? आप चेक कर लेना एक बार से। ठीक है, चेक कर लेना, चेक करके आप बताना। बच्चे कह रहे 33 नंबर भी, 33 नंबर में क्या परेशानी है भाई? कोई परेशानी नहीं है। ओ सॉरी, ये मेरे दोस्त इसका आंसर 3 नहीं होगा। अरे आंसर 1/3 आया है, इनमें से कोई नहीं। ये जाएंगे आंसर, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलो, थैंक यू। और 26 नंबर तो ठीक है, 26 नंबर में कोई परेशानी नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।